वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में हमारा नया हैप्पी न्यू ईयर जनवरी से है, लेकिन इस बार जो हमारा नया साल है वो 19 मार्च 2026 से है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। ये 2026 का जो साल है ये क्रूएलिटी का साल रहने वाला है। क्रूएलिटी का मतलब ये है कि जो लोग अपने जीवन में गलत करते आए हैं, इस बार सूर्य देवता, मंगल और बृहस्पति ये मिलकर उनको वाइप ऑफ करने वाले हैं। वृषभ बहुत ही मटीरियलिस्टिक राशि से बोला जाता है और सन और वीनस की थोड़ी सी ना कॉन्ट्राडिक्टरी एनर्जीज होती है। ऐसा कहते हैं कि वीनस की पावर कम हो जाती है सन के पास आके, और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि न्यूमरोलॉजिकली सन का साल है, फिर जुपिटर भी आ गया, मंगल भी आ गया, तो फायरी प्लैनेट्स के साथ वीनस कैसे काम करेगा। अगर हम वृषभ राशि की बात करें तो वहाँ से बृहस्पति का जो गोचर है वो दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में होगा, राइट। टेक्निकली द सेकेंड हाउस इज जेमिनी जो मिथुन है, फिर कर्क है और फिर जो है सिंह है। कर्क राशि जो है वृषभ राशियों के लिए एक मरण कारक स्थान, तीसरा भाव है, जिसमें 1 जून के बाद देवगुरु बृहस्पति रहेंगे। हमारा देश की जो कुंडली है उसका भी लगन वृषभ ही है। अगर आप ऑपरेशन सिंदूर की कुंडली बनाएं तो उसमें कहीं ना कहीं पर मंगल की जो स्थिति थी वो मरण कारक स्थान में थी। वो हमें साफ साफ नज़र आ रहा था कि ये जो है कहीं ना कहीं पर लंबा नहीं चलेगा, 2, 3, 4, 6 दिन के अंदर ये चीज़ बीच में रुकेगी, परमानेंट सोल्यूशन इसका नहीं आएगा। लेकिन 2026 का जो साल है वो परमानेंट सोल्यूशन का साल है। Hello everybody, a very warm welcome to your favorite spiritual podcast Speaking Tree, and this is your host Rangoli Sharma. आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। हर राशि उससे रिलेट करेगी। देखिए नया साल आने वाला है और जैसे ही नया साल आता है हम सब ना कुछ रेजोल्यूशंस बनाते हैं कि ये मुझे अचीव करना है। इस प्रकार मेरी लाइफ का एक रूट होगा अगले आने वाले साल में, और अगर यहीं पे हमें थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाए तो आई थिंक वॉक करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। तो आज का पॉडकास्ट आपको 2026 के लिए वो गाइडेंस देगा। देखिए न्यूमरोलॉजिकली 2026 सूर्य का साल है, तो सूर्य की एनर्जी हर राशि को कैसे सपोर्ट करेगी, हर राशि के लिए क्या कुछ ये साल लेकर आएगा, आज हमने यही बात की है। और मैं आपको बता दूं कि ये पॉडकास्ट आपकी मून राशि, आपकी चंद्र राशि के ऊपर बेस्ड है। तो इसे शुरू करने से पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी राशि कौन सी है। और इसी बेहद खास डिस्कशन के लिए आज जो गेस्ट मेरे साथ जुड़े हैं उनके बहुत ही स्पिरिचुअल इंसाइट्स होते हैं, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी क्यों ना हो, उन्हें मैं स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजर बोलती हूँ। वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट्स एज वेल, नवनीत चितकारा सर। सर वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा लग रहा है आज आपसे फिर से मिलकर, और हमारा पुराना पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा गया, बहुत उसे लोगों ने पसंद किया, एंड आई एम श्योर कि इससे भी लोग उतना ही रिलेट करेंगे। और जैसा मैंने कहा कि हम सोचते हैं न्यू ईयर न्यू मी, बट उसके लिए गाइडेंस भी तो चाहिए ना। तो हम हर राशि पे बात करेंगे, बट इससे पहले जनरल लेवल पे मैं 2026 की एनर्जी आपसे समझना चाहूँगी कि क्या होगा। सूर्य का साल है तो जनरल लेवल पे हमें कैसे अफेक्ट करेगा। देखिए मैं थोड़ा सा आपको हिंदू सनातन धर्म के बारे में बताना चाहूँगा। जब भी हम किसी एक साल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो उसमें हमें 3-4 सोर्सेज होते हैं जहाँ से हमें इनपुट्स लेनी होती हैं। जैसा आपने कहा कि सूर्य का साल है, तो ये न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे हम काउंट कर रहे हैं। लेकिन हमारा वैदिक ज्योतिष जो है वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हमारा नया साल शुरू होता है, राइट। अब मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन बहुत आसान तरीके से। अगर आप विष्णु पुराण पढ़ें तो उसमें ये कहा गया कि ब्रह्मा जी ने प्रलय के बाद जब इस सृष्टि की रचना की, इस भूलोक की, ये जो आपका पूरा सोलर सिस्टम है, सौर मंडल है, इसकी जब रचना की गई तो वो पर्टिकुलर दिन जो था वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा थी। वहाँ से ये चीज़ शुरू हुई। और आप देखिए कि जब विक्रम संवत जब हम देखते हैं तो विक्रम संवत के अंदर भी आप अपनी पंचांग खोलिए,
आप पंचांग खोलकर, आजकल तो इतने सॉफ्टवेयर्स हैं, आप जब जाएंगे तो मार्च के महीने में हमेशा चैत्र का महीने में शुक्ल प्रतिपदा पड़ती है, अमावस्या का अगला दिन, जहाँ से हमारा एक्चुअल में नया साल शुरू होता है। इसको गुड़ी पड़वा के नाम से भी मनाया जाता है। तो टेक्निकली हमें अगर एक देश की या एक मुंडेन लेवल पे अगर हमें जानना है कि हमारा साल कैसा रहेगा, तो हमें प्रतिपदा तिथि जब शुरू होती है तब उस टाइम की कुंडली हमें बनानी चाहिए। पुराने ज़माने में जितने राज ज्योतिष थे वो सब लोग राजा के लिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की कुंडली बनाते थे। और वो कुंडली बनाने के बाद वो राजा को पूरे साल की मंथ वाइज प्रेडिक्शंस देते थे कि आपको इस महीने में हमें ये करना है, ये करना है। और वहाँ पर अगर आप कहो कि महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऐसा नहीं है। हमारे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में हमारा नया हैप्पी न्यू ईयर जनवरी से है, लेकिन इस बार जो हमारा नया साल है वो 19 मार्च 2026 से है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, राइट? वहाँ से हमारी शुरुआत होगी। अब इसमें 2 प्रिंसिपल्स हैं। हम हर एक साल का एक किंग, एक राजा जो है निकालते हैं और एक मंत्री निकालते हैं। मंत्री और राजा का जो रिलेशनशिप है कि राजा इज अ ब्रॉडर व्यू, उनको पूरे देश का, पूरी सल्तनत का ध्यान रखना है, और मंत्री जो है वो उनको इनपुट्स ला के देते हैं, उनको गाइड करते हैं कि यहाँ पर माइक्रो लेवल पे ये हो रहा है और हमें ऐसे करना है। इसको निकालने के लिए जो प्रिंसिपल हैं हमारे वैदिक ज्योतिष के अंदर, वो प्रिंसिपल्स ये हैं कि आपको जो वार है उस पंचांग का, द डे जिस दिन ये 19 मार्च 2026 पड़ता है, वो दिन का जो स्वामी ग्रह है वो राजा होगा। तो वो गुरुवार को पड़ रही है, इसलिए इस साल का जो राजा है वो देवगुरु बृहस्पति है। सो इंटरेस्टिंग सर, क्योंकि हम न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग सोच रहे हैं कि सूर्य है। जी जी, देखिए हम सूर्य को डिनाई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो एक न्यूमरोलॉजी का एस्पेक्ट है, हमें वहां से भी इनपुट लेनी है, राइट? लेकिन वो इनपुट 100% नहीं है, दैट इज लाइक 30-40%। अब लेकिन जब हम शुक्ल प्रतिपदा चैत्र महीने की, वहां से नवरात्रि भी शुरू होगी प्रतिपदा से, तो वहां से जो साल हमारा शुरू होगा, वहां से जो कुंडली बनती है वो एक तरह से पूरे साल की इनपुट है, उसको समझना। अब जैसे अगर 2020 में अगर हम देखें तो एब्सोल्यूट काल सर्प योग की कुंडली बनी थी। और वो हमें बिल्कुल पता था कि ये कोरोना वायरस और वो काल सर्प योग भी 6 और 12वें भाव के बीच में बन रहा था। आप अपने घर में बैठे हुए ऐसा फील कर रहे थे जैसे कि आप एक जेल में अपने घर में लॉक्ड होके बैठे हैं, लॉकडाउन लग गया। तो इसी प्रकार जब चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की कुंडली बनती है तो हमें बहुत सी चीज़ें जो घटित होने वाली हैं, उस पर्टिकुलर कुंडली का राजा कौन है, लग्नेश कौन है, उनकी विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर क्या पोजीशन है। फिर अगर हम भारत की कुंडली बनाएं और उस कुंडली को सुपर इम्पोज करें भारत की कुंडली के ऊपर, तो हमें भारत की स्थिति भी पता लगेगी। अगर हम उस कुंडली को देश के राजा की कुंडली के ऊपर सुपर इम्पोज करें तो हमें देश के राजा की पोजीशन भी पता लगेगी। तो इसलिए जितने भी राज ज्योतिषी थे वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की कुंडली बनाकर पूरे साल की महीने दर महीने प्लानिंग करते थे, राइट? अब राजा तो हमारा आ गया, अब मंत्री कौन है? मंत्री के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा जिस दिन सूर्य मेष राशि में आएंगे, क्योंकि चैत्र महीने की शुक्ल प्रतिपदा में सूर्य और चंद्रमा मीन राशि में होते हैं। अगर हम काल पुरुष की कुंडली लें जो मेष लगन की कुंडली होती है, तो ये लास्ट मंथ है, तो सूर्य और चंद्रमा 12th हाउस के अंदर मीन राशि के अंदर आपको नजर आएंगे। लेकिन जैसे ही सूर्य मेष राशि में प्रवेश करेगा तो टेक्निकली वो दिन जिस दिन आएगा उस दिन का जो राजा है, उस दिन का जो लॉर्ड है वो मंत्री बनेगा, और वो अगले महीने में होता है 14th अप्रैल 2026।
ये वो दिन है जब सूर्य महाराज मेष राशि में आए, एग्जॉल्ट हो जाएंगे। हाँ देखो ना, उसको संक्रांति होती है तो आगे उसमें उस दिन का जो वार का जो राजा है वो मंत्री है, और उस दिन वार है ट्यूसडे, और मंत्री बने मंगल। वाह। तो इसलिए आपको आज बिल्कुल क्लैरिटी हो गई कि इस पर्टिकुलर ईयर के वैदिक पंचांग और हमारा जो विक्रम संवत है 2083 जो इस साल लगेगा, उसके राजा कैसे निकले, उसके मंत्री कैसे निकले, और उसकी जब कुंडली बनाएंगे तो हमें बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी जो मुंडेन लेवल पे होंगी। जो आप देखिए मोर और लेस जो उस दिन की कुंडली बनेगी वो सेम ही बनेगी, लेकिन हर एक कंट्री की अपनी कुंडली होती है डिपेंडिंग अपॉन द डेट ऑफ इंडिपेंडेंस। जैसे हम अगर भारत की कुंडली बनाते हैं तो 15 अगस्त 1947 रात को 12 बजे की कुंडली बनाएंगे तो भारत की कुंडली आ गई। इसी प्रकार इस चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को आप डिफरेंट कंट्रीज के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, डिफरेंट कंट्रीज के राजाओं की कुंडली के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट की कुंडली के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे ही आप सुपर इम्पोज करेंगे, अब सुपर इम्पोज करने का मतलब है, मान लीजिए इस बार जो हम कुंडली बनाते हैं उसका लगन मीन आ जाता है, तो भारत के लिए अगर जब भारत की वृषभ लगन की कुंडली बनाएंगे तो वो मीन कहाँ पे पड़ रहा है, 6, 8, 12 में तो नहीं पड़ रहा, राइट। हमारे लिए मीन जो है वो 11वें भाव में पड़ेगा, तो हमारा एक ग्लोबल प्रेजेंस आने वाला है पूरे वर्ल्ड में। तो इस तरह की इनपुट्स जो है वो हमने वहां से लेनी होती है, इट विल बी सीन, राइट। तो टेक्निकली जब भी हम ये कहें कि केवल सूर्य डोमिनेट करेंगे 2026 को, तो हम सिर्फ एक छोटा सा एस्पेक्ट देके कैलकुलेट करके न्यूमरोलॉजी से नंबर 1 निकाल के सूर्य को देके पूरे साल की प्रेडिक्शन कर रहे हैं, जो कि एक जस्टिस नहीं है, राइट। जब तक कि हम वैदिक जो एक हमारी एक पूरी शिक्षा जो हमें ऋषि मुनियों ने दी, जो राज ज्योतिष से हमारे पास आई, जब तक हम उसको नहीं करेंगे तो वो नहीं होगा। और जब भी आपने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की कुंडली बनानी है, उसमें कुछ रूल्स आपको याद रखने कि आप मान लीजिए एक देश के लिए अगर आप बना रहे, मैं भारत के लिए अगर बना रहा हूँ, तो मैं वो कुंडली जब बनाऊंगा तो कैपिटल सिटी उसमें प्लेस डालूंगा। जैसे अगर मैं इंडिया के लिए बना रहा हूँ तो मैं दिल्ली का जो है टाइम जोन लेकर उसकी जो है हम कुंडली बनाएंगे, क्योंकि एक जब कुंडली बनती है तो ज़रूरी नहीं है कि वो जो है महाराष्ट्र या चेन्नई या ईस्ट का कोई जहाँ बैठे हैं वहाँ से बनाएं। यू हैव टू मेक दी कुंडली जहाँ पर आपकी कैपिटल है। तो इस प्रकार जो है हमारी कुंडली बनती है, और राजा बनते हैं बृहस्पति और मंत्री बनते हैं मंगल। यस सर, एक नया पर्सपेक्टिव डेफिनेटली मेरी ऑडियंस को मिला, जो कि सिर्फ ये सोच रहे थे कि सूर्य ही रूल करेगा, बट जैसे आपने वैदिक ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग बताया कि राजा बने हमारे जुपिटर, देवगुरु बृहस्पति, और मंत्री बने मंगल, रक्षक। तो आई थिंक बहुत ही पावरफुल प्लैनेट्स हमें इस साल गवर्न करेंगे, सो वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड। इससे मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि हमने ये बात तो की कि गुरु और मंगल गवर्न करेंगे, बट किस प्रकार करेंगे, क्या एनर्जी लेकर आएंगे, मतलब ग्लोबल लेवल पे आपको क्या बड़े प्रेडिक्शंस दिख रहे हैं, इंडिया के लिए क्या बड़े प्रेडिक्शंस दिख रहे हैं? देखिए एक एक करके चीज़ों को, एक तो हम जेनरिक लेवल पे देखिए, गुरु एक ऐसे ग्रह हैं जिनको हम सबसे ऑस्पिशियस ग्रह मानते हैं, सबसे एक ऐसे ग्रह जिनके जो फल हैं वो प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेके जाते हैं और परमानेंट प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेकर जाते हैं। अब गुरु के गुड बुक्स में आने के लिए हमें बहुत त्याग करना पड़ता है। किस प्रकार का? षड रिपुज का त्याग, हमें जीवन में डिसिप्लिन। देखिए आप इमेजिन करिए कि आप मेरे साथ एक गुरुकुल में पढ़ते हैं, तो सबसे पहले जब उठेंगे 4 बजे उठकर आप स्नान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो आप अपनी निद्रा का जो है त्याग कर रहे हैं। बिल्कुल सर, राइट। एक डिसिप्लिन का जीवन जो है हम जी रहे हैं, और गुरु ने जो हमें शिक्षा दी उसको हम एक जैसे भगवान के वर्ड्स होते हैं, क्योंकि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हमें गुरु के वर्ड्स को भगवान के वर्ड्स मानकर जीवन में चलना होगा। अब गुरु एजुकेशन के मालिक हैं, धर्म के मालिक हैं, लेकिन हमें अभी तक ये मालूम नहीं था कि जितने भी हमारे शासन रहे, अगर हम बहुत पीछे 500 साल पीछे भी चले जाएं, 1000 साल पीछे भी चले जाएं,
वहाँ पर जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया या अर्थशास्त्र लिखा गया, प्रोटोकॉल्स लिखे गए, रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे गए, ये सब गुरु की ही ब्रैकेट में आता है। अब मान लीजिए अगर दशरथ हैं और दशरथ को अगर अपने साम्राज्य में कॉन्स्टिट्यूशन लिखना है तो वो अपने गुरु को ही, विश्वामित्र को बुलाएंगे। उनके कहेंगे कि आप हमें ये सब चीज़ें हमें लिखनी है, तो उनके गुरु आकर उस पूरे एरिया को देखकर कॉन्स्टिट्यूशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस लिख कर देंगे जिनको राजा अप्रूव करेगा। तो अगर आपको लगता है कि हमारा भारत का भी जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो एक ऐसी पर्सनैलिटीज नहीं लिखा है जो गुरु हैं, जो टीचर हैं, राइट? दे आर बेसिकली टीचर्स। बिल्कुल राइट। यू हैव टू बी ए टीचर टू राइट द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? तो इस साल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस आएंगे। देयर आर 100% चांसेस कि नए प्रोटोकॉल्स, नए रूल्स एंड रेगुलेशंस, राइट, न्यू पॉलिसीज, ये सब लिखी जाएंगी। और ये सिर्फ भारत पे नहीं होगा, ये ग्लोबल लेवल पे होगा, राइट? कि जो अभी तक आप देख रहे हैं कि टैरिफ्स लग रहे हैं और अनप्रिडिक्टेबल है, हर हफ्ता अनप्रिडिक्टेबल है, ये चीज़ें ख़त्म होंगी, ये पीक पे पहुंचेंगी, इट विल हैव अ बबल बस्ट, देन इट विल कम डाउन, एंड तो पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी रियलाइज़ करेगी कि हमें एक साथ बैठकर हमें इसको सॉल्व करना है, अदरवाइज वी विल लैंड नोवेयर। और वो जो प्रक्रिया शुरू होगी उसको सॉल्व करने में, उसमें कई तरह की जंग, लड़ाई झगड़ा, कला कलेश भी नज़र आएगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 1 जून से पहले जो है मिथुन राशि में है। अगर हम काल पुरुष की कुंडली लें, और वक्र तो चलो होते रहते हैं, लेकिन अगर काल पुरुष की कुंडली भी लें तो बृहस्पति का वो मरण कारक स्थान है, और बृहस्पति वहाँ पर कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। और वहाँ पर बृहस्पति की जो पोजीशन है वो अतिचारी भी है, बहुत तेज़ जो है आपको वो चल रहे हैं। दैट मीन्स अतिचारी का सिर्फ एक ही प्रिंसिपल होता है कि गुरु आपको अपॉर्चुनिटी देंगे, आपको ब्लेस करेंगे, लेकिन वो बहुत क्विक होंगे। अगर आपने उसको सही तरीके पे रिस्पॉन्स नहीं किया तो आपके हाथ से गेम निकल जाएगा। You have to grab the opportunity as quickly. तो जुपिटर जो है, मुझे लगता है कि आपसे एक्सट्रीम हार्डवर्क करवाने वाले हैं इस साल में। सूर्य न्यूमरोलॉजी से आपको डिसिप्लिन और नयापन चाहते हैं। सूर्य परम ज्ञान है, राइट? सूर्य एजुकेशन है, सूर्य एक ऐसा उजाला है जो आपको डार्कनेस से बाहर लेकर आता है, जो हमें लाइफ दे रहा है, जो हमें विजन देता है। इस 2026 में जिन लोगों का विजन नहीं होगा, जो विजनरी नहीं होंगे, वो सक्सीड नहीं करने वाले हैं रंगोली जी। आई गारंटी यू दैट। आज तक जो लोग सिर्फ प्रॉफिट या अपने एक जिसको बोलते हैं सेल्फिश मोटिव पे काम कर रहे थे, वो 2026 में खत्म हो जाएंगे। दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। जिनका एक ब्रॉडर विजन नहीं है किसी चीज़ को लेकर, जिनके जीवन में दिखावा है, वो खत्म होने वाले हैं, क्योंकि सूर्य सभी ग्रहों में से सबसे क्रूअल प्लैनेट माने गए हैं। मंगल से भी क्रूअल, क्योंकि मंगल की जो एनर्जी है, जो अग्नि है, उसका सोर्स सूर्य ही है। ट्रू। अगर मंगल को अग्नि तत्व मिला तो वो सूर्य से मिला है। मंगल के पास अपना अग्नि तत्व नहीं है, इसीलिए सूर्य एक क्रूअल प्लैनेट माने गए हैं। आप ये देखिए, सभी ग्रहों में से कोई भी एजेंसी ये कहती है कि हम मंगल पर जाएंगे, हम चंद्रमा पे जाएंगे, हम बृहस्पति के पास हैं, किसी की आज तक हिम्मत हुई कहने की कि हम सूर्य पे जाएंगे? सही बात, राइट? अनअप्रोचेबल, डिस्टेंट, राइट? ही विल बर्न यू। इट इज, ही इज वेरी क्रूअल। और ये 2026 का जो साल है, ये क्रूएलिटी का साल रहने वाला है। क्रूएलिटी का मतलब ये है कि जो लोग अपने जीवन में गलत करते आए हैं, इस बार सूर्य देवता, मंगल और बृहस्पति ये मिलकर उनको वाइप ऑफ करने वाले हैं। जिन्होंने भी धर्म के अगेंस्ट या धर्म की गलत लड़ाइयाँ लड़ी हैं, हमारे कई पड़ोसी देश हैं जो धर्म को
नाम पे आतंकवाद फैलाते हैं, राइट। आप पहलगाम में जाइए, नाम पूछकर मारा गया। तो ये आतंकवाद जो है ये धर्म के साथ जोड़ने की कोशिश की जाती है। इन लोगों का नाश हो जाएगा। आप ये देखेंगे कि इनका जो बेस है, इनका जो प्लेटफॉर्म है जिस पे ये कर रहे हैं, वो खत्म होने वाला है और हमारे पड़ोसी देश के चारों तरफ से हमले होने वाले हैं। और ये सूर्य की एनर्जी स्पेशली 19 मार्च के बाद जब बृहस्पति और मंगल जो है अपनी पावर दिखाने लगेंगे, तो ये सब चीजें बहुत प्लानिंग से होंगी, बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से होंगी। जैसे पिछली बार तो हमें ऑपरेशन सिंदूर में शायद इतनी प्लानिंग का टाइम नहीं मिला, क्योंकि अगर आप ऑपरेशन सिंदूर की कुंडली बनाएं तो उसमें कहीं ना कहीं पर मंगल की जो स्थिति थी वो मरण कारक स्थान में थी। वो हमें साफ साफ नजर आ रहा था कि ये जो है कहीं ना कहीं पर लंबा नहीं चलेगा, 2, 3, 4, 6 दिन के अंदर ये चीज़ बीच में रुकेगी, परमानेंट सोल्यूशन इसका नहीं आएगा। लेकिन 2026 का जो साल है वो परमानेंट सॉल्यूशन का साल है, क्योंकि सूर्य और गुरु दोनों ही इतने धार्मिक और सात्विक प्लैनेट्स हैं। और मंगल की जो एनर्जी है वो एक इम्पल्सिव एनर्जी है, इंटेंसिफाई उसको जो है वो करने वाला है। और अगर ये तो सब नेगेटिव एस्पेक्ट हुआ, अगर हम पॉजिटिव देखें तो एजुकेशन के अंदर बहुत ही अच्छे रिफॉर्म्स। होम स्कूलिंग देखिए, अगर आप एक कुंडली बनाएं, उस कुंडली में केवल एक ही ग्रह ऐसा है, सूर्य, जिसका होम और ऑफिस एक ही है, राइट, यानी कि लियो सिंह राशि। बिल्कुल। हर एक जो ग्रह है उसका मूल त्रिकोण साइन और ओन साइन डिफरेंट है। मूल त्रिकोण साइन ऑफिस होता है और ओन साइन जो है आपका वो आपका घर होता है, राइट। जैसे देवगुरु बृहस्पति को देखा जाए तो उनका मूल त्रिकोण साइन धनु है और उनका ओन साइन जो है वो मीन है। तो पाइसेस में गुरु आराम करते हैं और सेजिटेरियस में वो दबा के मेहनत करते हैं। वहाँ पर जो हाई क्लास के स्टूडेंट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पे गुरु पढ़ाते हैं। आपको प्रिपेयर करके आना पड़ता है सेजिटेरियस में। और पाइसेस में गुरु अपने घर में, अपने आश्रम में बैठे हैं और वहाँ जाके आप उनको मिल सकते हैं और पर्सनली भी बात कर सकते हैं। ये डिफरेंस है धनु और मीन के अंदर। धनु में अग्नि है और मीन में जल है, इमोशंस है। वहाँ पर अग्नि का में कोई इमोशन का स्कोप नहीं होता है। अब सूर्य जो है उनकी मूल त्रिकोण राशि और उनकी ओन साइन एक ही है। तो जब एक साल सूर्य से जुड़ा हुआ होगा, उसके अंदर राजा जो है आपके देवगुरु बृहस्पति होंगे और मंत्री मंगल होंगे, तो आप देखना होम स्कूलिंग का ट्रेंड बढ़ेगा। पेरेंट्स बोलेंगे कि हमारे बच्चों को घर पे पढ़ाया जाए और वहाँ से बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट्स निकल कर आएंगे। ऑन द सेम टाइम पंचम भाव लव रोमांस का भी है, पंचम भाव बच्चों का भी है। आप ये देखना 2026 में पेरेंटिंग के ऊपर जो प्रोफेशनल्स जुड़े हैं कि बच्चों की पेरेंटिंग कैसे करनी है, क्योंकि ये बच्चे बहुत अग्रेसिव एनर्जी के साथ 2026, 27, 28 में बढ़ेंगे। इनको कंट्रोल करने के लिए पेरेंटिंग का प्रोफेशन, एजुकेशन, एजुकेशनल रिफॉर्म्स, कॉन्स्टिट्यूशन के रिफॉर्म्स, इवन फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर भी कई रिफॉर्म्स आएंगे। अगर हम शेयर मार्केट या सोना चांदी की बात करें, आपने 2025 में कितनी स्पेकुलेशंस देखी, हाईज एंड लोज एंड अप्स एंड डाउन्स, टच्ड ऑल टाइम हाई गोल्ड अगर सिल्वर की बात करें। लेकिन दिसंबर ऑनवर्ड्स हमारे गोल्ड में, सिल्वर में, शेयर ट्रेडिंग में कप मॉडल जो है वो फॉलो किया जाता है। कप मॉडल में लाइक इट गोज अप, देन स्टेडली इट गोज डाउन 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 डाउन, रिमेन डाउन फॉर समथिंग एंड देन गोज अप। तो एक वो बेस जो है अभी भी नहीं बना है 2025 में। 2026 में वो बेस मिलेगा हमें कि ये सोने का बेस वैल्यू बन जाएगा, ये चांदी का बेस वैल्यू बन जाएगा। इट विल गो डाउन। आप थोड़ा अनकॉन्फिडेंट फील करने वाले हैं, क्योंकि जब मैंने चैत्र शुक्र प्रतिपदा की कुंडली बनाई तो उसमें मंगल राहु एक साथ थे द्वादश भाव में, अंगारक योग, जो रिप्रेजेंट करते हैं कि युद्ध होगा, राइट। सिमिलरली मैं ये भी देख रहा था कि शुक्र उच्च के थे उसमें, सूर्य, चंद्रमा, ये सब लगन में थे। तो कहीं ना कहीं पर एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ
जो है हमारे देश को मिलने वाली है, लेकिन एट वर्क, काम पे कुछ बड़े फायरी डिसीजंस होने वाले हैं। जैसे वी कैन बी इन द वॉर डेफिनेटली, क्योंकि मंगल राहु है, सूर्य है, और प्रतिपदा की कुंडली के अंदर भी कहीं ना कहीं पर ये दिखाता है कि एक बड़े लेवल पे युद्ध होगा। ओके, राइट। लेकिन इसमें फाइनेंशियल एस्पेक्ट अगर मैं देखूं तो जितने भी लोगों ने गोल्ड में, सिल्वर में इन्वेस्ट किया है, ये साल बेचने और खरीदने का नहीं है। ओके, राइट, सो बी केयरफुल, यू हैव टू होल्ड देम। राइट, अगर आप पैनिक में आके, अगर आपने कोई चीज़ 2 लाख में ली है, आज अगर वो एक लेवल पे एक 30-35 पे जाती है, एक 32 पे जाती है, तो हम पैनिक में निकालें ताकि और लॉस में ना जाएं। अगर आप लॉन्ग टर्म में इसको देखोगे तो इस विद दिस कप मॉडल इट इज़ इवेंचुअली गोइंग टू गो वेरी हाई, जो आपने सोचा भी नहीं होगा। मेरी जो प्रोजेक्शन है कि आने वाले 3 से 4 सालों में चांदी जो है 3 से 4 लाख रुपए प्लस जाएगी। राइट, 3 to 4 years। और गोल्ड का भी जो एक बेस प्राइस है वो 2 लाख पे आ जाएगा विद इन 1.5-2 years। तो वो लेकिन आएगा कैसे? इट्स नॉट गोइंग टू बी अ स्टीप ग्रोथ जैसे अभी हुआ, एक 10, एक 20, एक 25, एक 28, एक 30, 32, एक 35 विद इन मंथ्स। लेकिन ये विद इन मंथ्स वाला नहीं सिनेरियो रहेगा। इट इज गोइंग टू ग्रेजुअली कम डाउन, देन स्टे देयर फॉर सम टाइम, एंड देन इट इज गोइंग टू गो ग्रेजुअली हाई हाई हाई। अगर आप इस पूरे को एज 5 year इन्वेस्टमेंट अगर आप लेके चलते हैं, और अगर आपने 2025 में इन्वेस्ट किया है गोल्ड में, सिल्वर में, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। बहुत ही अच्छा आपका इन्वेस्टमेंट है। लेकिन 2026 के पैनिक में नहीं आना है। इफ़ यू कम इन द पैनिक तो एक मेजर प्रॉब्लम आपके लेकर आएगा। देन यू विल से कि हमने बहुत लॉस किया अपने लाइफ का। तो टेक्निकली ये जो साल है, ये चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने का, मेहनत करने का, एजुकेशन बढ़ाने का, स्किल सेट बढ़ाने का, और कहीं ना कहीं पर अगर आपको नौकरी से निकाल दिया जाता है तो उसको एक अपॉर्चुनिटी लेना है। राहु शतभिषा नक्षत्र में कलेक्टिव टीम वर्क पे विश्वास करते हैं। लेकिन जब राहु वहाँ आएंगे तो बहुत सारे ले ऑफ्स होने वाले हैं। लेकिन आप ये मत भूलिए कि राहु शतभिषा से मूव करेंगे धनिष्ठा की तरफ, जो कि वेल्थ, अष्टवसुज, सारी दुनिया की कायनात आपको पैसा देने के लिए लग जाएगी। That means your layoff will become the biggest opportunity of your life. कुछ बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जो कई एंटरप्राइजेस, कई एंटरप्रेन्योरशिप्स को जन्म देगा। और उससे पहले, जन्म से पहले माँ और बच्चा दोनों को बहुत दुख से निकलना पड़ता है। इट्स नॉट एन ईजी प्रोसेस। तो वो 2026 एक ऐसा साल है जो आपको सोचने के लिए मजबूर करेगा कि क्या जो आप कर रहे थे, क्या वही ज्ञान था, वही नॉलेज थी, वही मेरी लिमिटेशंस थी, वही मेरा विजन था? नहीं। उसके लिए आपको एक झटका, एक लाइफ के अंदर एक ऐसा एक बार गिरना और फिर गिर के स्प्रिंग की तरह उठना, बाउंस बैक करना। दिस इज द ईयर ऑफ बाउंसिंग बैक। टू बाउंस बैक यू विल बी स्प्रेस्ड। आपको नीचे जाना होगा, आपको दबना होगा, झुकना होगा, अपनी फीलिंग्स को देखना होगा, एंड देन यू विल स्लोली गो हाई। दिस इज 2026, नॉट जस्ट सूर्य, नॉट जस्ट जुपिटर, नॉट जस्ट मंगल, इट इज अ कलेक्टिव, ये कॉम्बिनेशन है। अगर इसको समझा तो हम आसानी से इसको निकाल देंगे और 2027 में एक पॉजिटिव साल की तरफ कदम रखेंगे। आप एंटरप्रेन्योर होंगे, आप एक एग्जीक्यूटिव थे, आप एक कंपनी के वीपी होंगे। वो कंपनी किसी और की नहीं, आपकी अपनी कंपनी होगी, क्योंकि आपको नौकरी से निकाल दिया गया और आप दिन रात जागते रहे, सो नहीं पाए, फिर कुछ सोचा और फिर कुछ ऐसा कर दिखाया जिसको दुनिया देखेगी। ये 2026 है। वेरी ब्यूटिफुली एक्सप्लेन सर, एंड आई एम श्योर कि बहुत ही हमारी ऑडियंस को इंसाइट्स मिले एक ग्लोबल लेवल पे, इंडिया के लेवल पे क्या कुछ होगा। और इसी से अब हम 2026 को हर राशि के अनुसार समझते हैं। तो सबसे पहले हम मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मंगल की राशि है, आपने कहा मंगल तो मंत्री ही होंगे इस साल के, तो कैसी एनर्जी इनके लिए होगी? देखिए रंगोली, 2 चीज़ें मैं क्लियर करना चाहूँगा बिफोर आई स्टार्ट विद लग्ना वाइज और राशि वाइज।
मैं अपने YouTube चैनल पे भी जो ट्रांजिट की, गोचर की जो वीडियोस रहती हैं उनको इतनी इम्पोर्टेंस या प्राथमिकता नहीं देता हूँ। ओके। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब भी आप कोई ऐसी राशि वाइज या लगन वाइज वीडियो देखते हैं तो 30-40% चीज़ें जो हैं वो आप उनसे रिलेट कर पाते हैं और बाकी से आप रिलेट नहीं कर पाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण आपकी अपनी महादशा और आपकी इंडिविजुअल कुंडली होती है। देखिए, किसी की कुंडली में मंगल उच्च है तो किसी की जगह नीच है, कहीं अस्त है, कहीं वक्री है, तो आपको सेम रिजल्ट कभी भी नहीं मिलेंगे। जब भी हम राशि वाइज चर्चा करेंगे, ये जितनी भी चर्चा होगी एक जेनरिक चर्चा होगी। राइट? अगर आप बोलो कि मेरी मेष राशि थी और मेरे साथ तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, मैंने तो रिलेट किया ही नहीं, क्योंकि फिर ज्योतिष भी सही नहीं है और हमें ज्योतिष पे विश्वास भी नहीं है या ज्योतिषियों पे भी विश्वास नहीं है, क्योंकि हम उसको एज इट इज मान लेते हैं जी। तो किसी भी राशि को समझने के लिए आपको अपनी इंडिविजुअल कुंडलियों को देखना, मंगल, बृहस्पति, राहु, केतु, शनि, जो ये मेजर प्लैनेट्स हैं, इनकी परिस्थितियाँ क्या हैं, पोजीशंस क्या हैं, क्या अवस्थाएं हैं आपकी कुंडली में, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। फिर हम इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को सुपर इम्पोज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो मेष राशि की अगर हम बात करें, आप राशि और मेष लगन दोनों से आप देख सकते हैं। राशि का जो प्रभाव है वो मानसिक होता है और मानसिक प्रभाव बहुत बड़ा होता है, क्योंकि जितने भी ग्रह हैं वो आपकी मानसिकता पर ही काम करते हैं और उसी से हम कर्म करते हैं। और लगन से जब हम देखते हैं तो वो हमारे प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस को, हमारी जो मेंटल थॉट, हमारा जो एक मानसिकता के ऊपर जो प्रभाव आया, उसके बाद आपने किस तरह से अपनी बुद्धि के साथ रिएक्ट किया, उसको हम लगन से देखेंगे। सो लगना इज हाउ इंटेलिजेंटली वी आर डीलिंग विद अवर मेंटालिटी, राइट? सो इट्स ऑल इंटरकनेक्टेड, इसलिए हम दोनों से ही इसको देखते हैं। लेकिन आज ये क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं कि हम चंद्र से देखें या लगन से देखें। तो चंद्र डेफिनेटली प्रायोरिटी रखता है। आप किसी भी शास्त्र को उठाएंगे तो वहाँ पर चंद्र से गोचर देखे जाते हैं, लेकिन लगन से देखना भी अनिवार्य होता है। ओके, तो ये मेष जिनकी चंद्र राशि है और मेष जिनका लग्न है, उन दोनों के लिए है जी। देखिए, मेष राशि वाले लोगों के लिए 3 इम्पॉर्टेंट ग्रह जो है हमें जानने ज़रूरी हैं। पिछले साल बहुत से ग्रहों ने राशि परिवर्तन और बहुत सी चीज़ें घटित हुई पिछले 2 सालों के अंदर। इस साल में देवगुरु बृहस्पति जो है अतिचारी मोशन के अंदर जेमिनी, मिथुन, फिर कर्क और फिर थोड़े समय के लिए जो है सिंह राशि में जाएंगे। सो टेक्निकली 3 जो ऐसे राशियां हैं, या अगर मेष लगन कहा जाए तो 3 ऐसे घर हैं जहां पर देवगुरु बृहस्पति जो है वो गोचर करने वाले हैं। 3rd हाउस, 4th हाउस और 5th हाउस, या फिर जेमिनी, कर्क और सिंह। इसी प्रकार जो शनि हैं वो मीन राशि के अंदर ही रहने वाले हैं और पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में आते जाते रहेंगे। और जो राहु महाराज हैं वो एक्वेरियस, कुंभ राशि में, और केतु जो है वो सिंह राशि में जो है विराजमान रहेंगे टिल एंड ऑफ ईयर। और उसके बाद राहु महाराज धनिष्ठा नक्षत्र में भी एंटर करेंगे, लेकिन कुंभ राशि के अंदर ही रहेंगे। सो टेक्निकली मेष राशि या मेष लगन वालों के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी जून के बाद अपना घर बनाने की। तो ये बड़ा इवेंट उनकी लाइफ में बहुत बड़ा। देखो, एक घर बनाना एक छोटा इवेंट नहीं होता है, बहुत बड़ा इवेंट होता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे अपना घर बनाना था, घर लेना था और मैंने बहुत कोशिशें की लेकिन वो नहीं हो पा रहा है, तो 1 जून को जब देवगुरु बृहस्पति कर्क में प्रवेश करेंगे तो डेफिनेटली आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी देंगे। सिमिलरली अगर आप अपने जीवन में अकल्ट साइंसेस या अपने इन लॉज के साथ अपने रिश्ते अच्छा करना चाहते हैं, राइट, जो मैंने देखा मेष लगन के लोगों में पीछे बहुत कड़वाहट, बहुत प्रॉब्लम, बहुत स्पेकुलेशन
जो है उनके जीवन में रही, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति मरण कारक स्थान पे गोचर कर रहे थे। तो कई चीज़ें जो है वो अनसॉल्व्ड है, कई चीज़ें जो है वो बहुत प्रोक्रास्टिनेट हो गई, बहुत लंबे समय तक पेंडिंग हो गई। लेकिन इस बार जब देवगुरु बृहस्पति का गोचर कर्क में होगा तो डेफिनेटली आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन वो क्विक अपॉर्चुनिटी होगी। देखिए, जब भी किसी इंसान की किस्मत चमकती है ना, जीवन में पहली अपॉर्चुनिटी किस्मत देती है, और उसके बाद जितनी अपॉर्चुनिटी जीवन में आती है वो मेहनत देती है। तो आपको मेहनत करना होगा जीवन के अंदर। अगर मैं राहु की बात करूं तो इस बार आप इंडिविजुअली अगर वर्क करेंगे तो आपका अच्छा नहीं रहेगा। आपको एज ए टीम वर्क, क्योंकि राहु शतभिषा में टीम वर्क को रिप्रेजेंट करता है, और आपको समाज के साथ जुड़ के रहना होगा, क्योंकि 11वां भाव सोसाइटी का है। मैंने कई जगह पर देखा है कि मेष लगन के जो लोग हैं वो इंट्रोवर्ट होते हैं, वो ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट नहीं होते हैं। वो समाज में सबके साथ रह के भी अंदर से अकेले होते हैं। हाँ, जबकि ऊपर से लगता है कि बड़े एक्सट्रोवर्ट है, मंगल की बहुत एनर्जी है उनके अंदर। बट दे वेरी अलोन, दे वेरी वेरी। एक फौजी है ना, वो इतनी सारी बटालियन प्लटून के साथ होगा, लेकिन इंडिविजुअली बैठा होगा तो अंदर ही अंदर अपनी फैमिली परिवार को मिस कर रहा होगा, और वो एक अजीब सा रिश्ता उसका जो है समाज के साथ होता है, जो किसी और लगन या राशि का नहीं होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके ऊपर। तो इसलिए ये जो 2026 का साल है, इसमें मेष लगन या राशि के लोगों को समाज के साथ आपको मॉर्निंग वॉक पे फ्रेंड्स बनाने चाहिए, क्योंकि ये लोग हैं जो आपकी मदद करेंगे। आपको अपने से बड़ी उम्र के लोगों को दोस्त बनाना चाहिए। एक्वेरियस जो है राशि जो है वो बड़े भाई की राशि है। तो मान लीजिए अगर आपसे कोई 10 साल बड़ा है या 15 साल बड़ा है, तो आप उसको कहेंगे ये मेरे बड़े भैया हैं। राइट। तो मेष लगन के जो लोग हैं, इनको अपने से ज्यादा उम्र के लोगों से फायदा होगा इस साल। तो अगर ये बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव रेमेडी है कि बड़े लोगों को दोस्त बनाएं। ठीक है ना, जो आपसे उम्र में बड़े हों और आपको जो है अच्छी सलाह दे सकें, आपको धैर्य दे सकें, क्योंकि मेष लगन या मेष राशि में इम्पल्सिवनेस होती है, तो बहुत जल्दी वो जो है इम्पल्सिव डिसीजन ले जाते हैं। तो जब आपके साथ कोई बड़े होंगे तो डेफिनेटली जो है वो आपको रोकेंगे। मेष राशि और मेष लगन वालों का बाधक ग्रह शनि, जो कि एकादश भाव का स्वामी है, वो कहीं ना कहीं पर आज की डेट में जो है 12वें मीन के अंदर गोचर कर रहा है। मीन जो है टेक्निकली अगर देखा जाए तो एक ऐसा वाटरी साइन है, एक ऐसा पर्टिकुलर साइन है जिसमें आप वेट लूज करते हैं। लूज वेट, यू सी, अगर आपको वेट लूज करना है, द बेस्ट एक्सरसाइज इन द वर्ल्ड इज स्विमिंग। यस, आई वाज थिंकिंग ऑफ द सेम जो आपने बोला। हाँ, आप ये देखिएगा कि मेष लगन और मेष राशि के लोगों का नेचुरली वेट लूज हुआ होगा, या उनकी इंक्लिनेशंस आई होंगी। वेट लूज होने का जो डीपर मीनिंग है वो ये है कि आपके कई कर्म सेटल हो गए होंगे। देखिए, जब आपके ऊपर कर्मों का बोझ होता है तो आप कभी कभी कितना हैवी फील करते हैं। जैसे ही वो कर्म कट जाते हैं तो आपको लगता है कि अब मैं लाइट हूँ। जब आप किसी के सामने रो लेते हैं, किसी के सामने आप बात करके अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, आप 5 मिनट बाद उठ के खड़े होकर 2 कदम चल के देखिए, आपको लगेगा कि मैं लाइट ना हो। तो मेष राशि वाले लोग 2026 में काफ़ी लाइट हो जाएंगे। उनके मन से कई बोझ उतरेंगे, कई तरह की प्रॉब्लम जो हैं उनका सॉल्यूशन उनको अपने जीवन के अंदर डेफिनेटली मिलने वाला है। बृहस्पति जब केतु के साथ पंचम भाव में आएंगे ऑलमोस्ट इन द एंड ऑफ 2026, तो वहाँ पर गुरु और केतु का एक ध्वज योग पैदा होगा, जिसमें आपकी क्रिएटिविटी, आपका स्किल, आपकी लव लाइफ, रोमांस, बच्चे, आपकी एजुकेशन, ये एक मुकाम अचीव करेंगे। यहाँ पर अगर इसको आप पॉजिटिवली लें तो डेफिनेटली ये बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल योग आपके लिए बनेगा। लेकिन एक बात किसी ने भी नहीं देखी कि जब देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में आएंगे तो वो उनकी दृष्टि जो है वो शनि के ऊपर होगी। तो जो शनि आपको आइसोलेशन दे रहा था, प्रॉब्लम्स दे रहा था, इमोशनल ट्रमॉइल्स दे रहा था, मेष राशि के लोग बहुत प्रोकास्टिनेट कर रहे हैं। पिछले अगर मैं 6-8 महीने की बात करूँ, चीज़ों डिले होती जा रही हैं, वो चीज़ें जो हैं अब ठीक होंगी। डिले ख़त्म होगा, आपको मोटिवेशन मिलेगी कि आप सही समय पे सही काम करें और उसको कोई डिले ना करें, आपको एनर्जी फील होगी।
राइट। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। अगर मैं नेगेटिव चीज़ की बात करूँ तो एक छोटा सा इसमें ये है कि आपको अपनी डाइजेशन और अपने हार्ट हेल्थ को अच्छा रखना है। केतु बैक्टीरिया होता है, केतु जब 5th हाउस में आएगा तो आपकी हार्ट हेल्थ और स्टमक के लिए नहीं, और वो देख रहा है 4थे भाव में जाने के लिए, राइट। तो वहाँ से जब वो 4थे भाव में जाएगा तो कहीं ना कहीं पर आपकी हेल्थ को जो है, स्पेशली हार्ट हेल्थ जो है, उसको हिट कर सकता है। अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स चेक करवाते रहिए, आप एक्सरसाइज करिए, अपनी डाइट को अच्छा रखिए। अदरवाइज ये साल अपने आप को बदल कर, अपने आप को पॉजिटिव रखकर और किसी भी चीज़ को डिले ना करते हुए आगे बढ़ने का साल है। देखिए, आपके लिए देवगुरु बृहस्पति, आपके लिए सूर्य और मंगल, तीनों एक अच्छे योग कारक ग्रह हैं। बिल्कुल, इतने अच्छे प्लैनेट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपके त्रिकोणों के स्वामी आपको सपोर्ट करेंगे, हर तरफ से आपको जो है सपोर्ट मिलने वाली है। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। विजन अपना अच्छा रखना होगा, एजुकेशन अपनी बढ़ानी होगी, पराक्रम बढ़ाना होगा, इंट्रोवर्ट नहीं रहना होगा। यू हैव टू बिकम एक्सट्रोवर्ट, यू हैव टू गो आउट, टॉक टू पीपल, इंक्रीज योर नॉलेज, इंक्रीज योर विजन। तो ये साल कुल मिला के कोई इतना बुरा साल मेष के लिए मुझे नजर नहीं आता है। इट विल बी बेटर देन 2025। वाह। तो अगर मैं कंक्लूड करूं एरीज के लिए, मेष राशि और लग्न वालों के लिए, कि अपॉर्चुनिटी आपको बहुत मिलेंगी, बस उन्हें ग्रैब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इतने अच्छे प्लैनेट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी एनर्जी को अलाइन कर रहे हैं। सर, इसी से हम शुक्र की राशि पर आते हैं, टॉरस, वृषभ, बहुत ही मटीरियलिस्टिक राशि से बोला जाता है। और सन और वीनस की थोड़ी सी ना कॉन्ट्राडिक्टरी एनर्जीज होती है। ऐसा कहते हैं कि वीनस की पावर कम हो जाती है सन के पास आके, और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि न्यूमरोलॉजिकली सन का साल है, फिर जुपिटर भी आ गया, मंगल भी आ गया, तो फायरी प्लैनेट्स के साथ वीनस कैसे काम करेगा? देखिए, जो वृषभ है, ये राशि तो मेरे कान्हा जी की राशि है। यस। राइट। तो इस पूरा साल अगर आप कृष्ण भक्ति, कान्हा जी के लिए आप डेडिकेट करते हैं तो ये बहुत अच्छा साल आपके लिए जाने वाला है। लेकिन कुछ कठिनाइयाँ आपको जीवन में एक साल के लिए देखनी पड़ सकती हैं। जैसे अगर हम वृषभ राशि की बात करें तो वहाँ से बृहस्पति का जो गोचर है वो दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में होगा। राइट। टेक्निकली द सेकेंड हाउस इज जेमिनी, जो मिथुन है, फिर कर्क है और फिर जो है सिंह है। कर्क राशि जो है वृषभ राशियों के लिए एक मरण कारक स्थान, तीसरा भाव है, जिसमें 1 जून के बाद देवगुरु बृहस्पति रहेंगे। हमारा देश की जो कुंडली है उसका भी लगन वृषभ ही है। तीसरे भाव में बृहस्पति जब भी लंबे समय के लिए एग्जॉल्ट होके रहेंगे तो इस बार कोई भी जो प्लानिंग आप करेंगे उसको आपको फुल फ्लेज प्लान करके करना चाहिए, अनप्लान नहीं जाना है आपको। बहुत स्ट्रैटेजी के साथ काम करना है। स्ट्रैटेजिकल, क्योंकि लास्ट टाइम हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर भी रहा वो मोमेंटरली तो प्लान्ड था, लेकिन जिस तरह से वो बंद हुआ उसके हमें ये नज़र आता है कि वो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं थी कि अगर हम 10 दिन 15 दिन ये करके कई चीज़ों को हम हासिल कर सकते थे। वी वर वेरी नियर टू सर्टन सिचुएशंस। तो टेक्निकली इस बार जो भी वृषभ लगन, चाहे वो मंडेन लेवल पे हो, चाहे वो एक इंडिविजुअल लेवल पे हो, आप अगर स्ट्राइक करेंगे तो वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड, प्लान्ड, और उसकी ड्यूरेशन भी एक तरह से आपके पास प्लान्ड होगी। एक एस्टीमेट होगा आपके पास कि ये हम इतनी चीज़ में करेंगे, लेकिन इनको लड़ना पड़ेगा। दे विल हैव टू फाइट दिस ईयर। चीज़ें आराम से नहीं होंगी। राहु का जो गोचर है वो 10th भाव में हो रहा है, तो एज ए टीम वर्क, एज ए कलेक्टिव यूनिट, जब वॉर सिचुएशन में कोई होता है तो जो ऑपोजिशन है वो भी साथ आ जाती है, आपके सब लोग मिल जाते हैं। इस एनर्जी को राहु शतभिषा में रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, आपके इंडिविजुअल लेवल पे अगर मैं बात करूं, तो वहाँ पर अगर आपने टीम बनाने का नहीं सोचा तो आप इस साल फेल हो जाएंगे। आप ये मत समझिए कि यू आर मास्टर ऑफ ऑल। आपको टीम बनानी होगी। क्योंकि राहु इन शतभिषा की एनर्जी है, जैसे आपने मुझे कहा, टीम वर्क में काम करना पड़ेगा, क्योंकि राहु अब 10th भाव में ही आपके गोचर कर रहे हैं, तो आपके काम को ऑर्गेनाइज करेंगे। अगर आप वो नहीं करेंगे, यू विल बी इन ट्रबल।
राइट। और शनि जो है वो आपके 11वें भाव में है। शनि 11वें भाव में अच्छे गेन्स और रिजल्ट देने के लिए बाध्य होते हैं, क्योंकि वो आपके 9वें भाव के भी स्वामी हैं, वो आपके भागेश हैं और वो जाकर 11वें भाव में बैठे हैं। तो वो आपको रिजल्ट देना चाहते हैं, लेकिन विद एक्सट्रीम हार्ड वर्क। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि केतु की स्थिति जो है वो 4th भाव में है। आपको लगता है कि आपको सुख घर से बाहर जाके मिलता है, लेकिन आपको अपना सुख अपनी फैमिली के अंदर लेना चाहिए, जिससे आपके कर्म अच्छे होंगे और आपको अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पे थोड़ा ध्यान देना होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं पर अगर देखें तो केतु जो है 4th भाव में बैठे हैं और इनका जो माइंडसेट है वो घर से दूर लेके जाने का है, आइसोलेट करने का है आपको। तो अगर घर से दूर जाकर आइसोलेशन में आप भक्ति की तरफ जाते हैं, जो आपको केतु देना चाहते हैं, तो ठीक है। लेकिन अगर आप भक्ति नहीं चाहते और आपका कलयुग की तरफ ज्यादा रुझाव है, तो आप कहीं और विचलित हो सकते हैं। ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे। तो यू हैव टू be very courageous. Yes, right? I was about to say that. To not to accept exactly. such things. It takes courage to not cheat, जैसा आप हमेशा कहते हैं। जी, क्योंकि चीट करना तो बहुत आसान है और चीट ना करना उसके लिए बहुत पराक्रम की जरूरत होती है, बहुत हिम्मत की जो है वो जरूरत रहती है। तो ओवरऑल वृषभ लगन को टीम वर्क करना है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना है। अदरवाइज ये साल एक मुश्किल साल होगा, क्योंकि आप इफ़ यू गेट कैरीड अवे तो देवगुरु बृहस्पति 3रे भाव में आपको एक ऐसी सिचुएशन में डालेंगे जिसकी रिकवरी काफ़ी लंबे समय बाद होगी। सो यू हैव टू बी कॉन्शियस, यू हैव टू बी मोर स्ट्रेटेजिक। तो अगर मैं वृषभ के लिए कंक्लूड करूं, टीम वर्क और प्लानिंग आपकी इस साल का थीम है और इसे आप जरूर फॉलो कीजिए। सर, इसी से हम बुध की राशि पर आते हैं। जिनका लग्न मिथुन है, जेमिनाई है, या जिनकी राशि चंद्रमा जिनका जेमिनाई में है, उनके लिए इस साल क्या कुछ लेकर आएगा? जेमिनाई लोग इमोशनल लोग होते हैं और उनके जीवन में हर एक कार्य, चाहे वो ऑफिस हो, घर हो, इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ होता है। बहुत बार वो अपनी इमोशंस को दिखा नहीं पाते हैं, अंदर रखते हैं अपनी इमोशंस को। जेमिनाई लगन के लोगों के लिए देवगुरु बृहस्पति जो है इस समय लगन में, और फिर 1 जून के बाद 2य भाव में आएंगे। देखिए, गेन्स के लिए और स्पिरिचुअलिटी के लिए, पैसे के लिए जो आपका आधा साल है, और उसके बाद जब वो आगे भी बढ़ेंगे तो भी अच्छा है, राइट। तो आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगी। ऑल्दो मैं बार बार आपको ये कहता हूँ कि आपकी अपनी दशा और अपनी कुंडली बहुत कुछ दिखाती है। अगर आप एक मारक बाधक दशा आपकी चल रही है और आपकी नौकरी चली गई है और मैं आपको कह रहा हूँ कि आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, तो मैं गलत हूँ नहीं, क्योंकि आपकी जो कुंडली की जो महादशा है उसके रिजल्ट सर्वोत्तम होते हैं, सबसे बड़े रिजल्ट उसके माने गए हैं। तो इसमें आपको धन की प्राप्ति, स्टेबल जो है लाइफ रहेगी। लेकिन इसमें आपके राहु भाग्य स्थान में हैं और आपके शनि 10म भाव में, बहुत मेहनत करवाएंगे। आप ऑलरेडी जो है ओवरलोडेड फील कर रहे हैं, आपके लिए काम ज़्यादा है। जो आपने सोचा था उससे ज़्यादा काम आपने 2025 में किया और 2026 में आप उससे भी ज़्यादा काम करने वाले हैं। यू आर गोइंग टू वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो बढ़ने वाली हैं। राहु जब भी 9वें स्थान में होते हैं तो ये एक तरह से राहु के लिए भी एक ऐसा मरणकारक स्थान है जिसमें राहु स्पिरिचुअलिटी से दूर चले जाते हैं। लेकिन राहु को, 9वें भाव के राहु को जितनी जल्दी गुरु मिल गए उतनी जल्दी राहु का कल्याण हो जाता है, जितनी जल्दी उसको दिशा मिल जाए। अगर 9वें भाव के राहु वाले इंसान को गुरु मिल जाए, उसका जीवन 6 महीने में सुधर जाता है। उसका जीवन जो उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होता उस लेवल पे चला जाता है। आई गारंटी यू कि अगर आपकी स्पिरिचुअल इंक्लिनेशंस हैं, आपको बिना एफर्ट किए इस साल गुरु मिलेंगे। वाओ। और सर, अगर मान लीजिए राहु 9th में और गुरु ना मिले तो क्या वो इंसान उतना ही भटकेगा? उतना ही। मैंने बहुत अथीस्ट देखे हैं जिनका राहु 9th में, बिल्कुल भगवान में बिलीव नहीं करते, उतना ही भटकेगा। अगर आप अपना भटकना बंद करना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपको गुरु चाहिए। अब ये देखिए, गुरु का होना ये नहीं है कि आज की डेट में इतने मॉडर्न गुरु हैं
जिसमें जो आपको ये नहीं कहते कि आप पूजा पाठ करो या आप चालीसा पढ़ो या स्तोत्र पढ़ो, हमारी पूजा करो, हमारी पूजा करो। वो कहते हैं कि आपका जीवन जो है वो एक डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइज जीवन होना चाहिए, उसका एक सेट पैटर्न होना चाहिए। जीवन मोटिवेशन या डीमोटिवेशन से नहीं चलता है रंगोली जी, जीवन चलता है एक अनएंडिंग डिसिप्लिन और डेडिकेशन से, बैलेंस से। तो यहाँ पर जो गुरु आपको मिलेंगे वो ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत अच्छी कोई स्पिरिचुअल गाइडेंस दे या रिलीजियस गाइडेंस दे। यहाँ पर जो आपके गुरु मिलेंगे वो आपको जीवन को एक सही दिशा में, एक सही ऑर्गेनाइज तरीके से, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं है, भगवान है और भगवान उनके लिए है जो उनको मानते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो उनको नहीं मानते वो ना माने, लेकिन उनको ये नहीं कहना चाहिए कि भगवान नहीं है। You don't believe in it. You just don't believe in it. तो गुरु आपको ऐसे मिलेंगे जो एटलीस्ट आपको पहले स्टेप पे चढ़ा देंगे, जो कहेंगे कि अगर वो मानता है तो मैं उसकी इज्जत करता हूँ, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। सो टेक्निकली ये साल एक स्पिरिचुअल रिजुवनेशन का साल है आपके लिए। उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि जब जुपिटर केतु, बृहस्पति और केतु का तीसरे भाव में संबंध बनेगा, उस समय तीसरे भाव में एक ध्वज योग यानी कि स्पिरिचुअल अपॉर्चुनिटी आपके पास ज़रूर आएगी। और वहाँ से आपका बृहस्पति सप्तम भाव और आपके एकादश भाव पे दृष्टि डालेंगे, जो आपका सामाजिक दायरा बढ़ाएंगे, आपकी पार्टनरशिप्स को जो है बढ़ाएंगे, और कहीं ना कहीं पर आप अपनी लाइफ के अंदर पॉजिटिव फील करना शुरू करेंगे। कैसे पॉजिटिव? धन तो आ गया लेकिन शांति नहीं है, स्पिरिचुअलिटी नहीं है, दुख है, अकेलापन है, वो चीज़ें ख़त्म होने लगेंगी। सो मेरे को तो सिर्फ एक ही सजेशन जेमिनी वाले को देनी है कि जी तोड़ मेहनत का साल है। अगर आप नहीं भी करना चाहते तो भी आपके सर्कमस्टांसेस आपको मेहनत करवाने वाले हैं। अगर आपके जीवन में गुरु आते हैं, अपॉर्चुनिटी नॉक्स ओनली वंस। अपने दिल और अपने दिमाग के दरवाजे खुले रखिएगा। Maybe the right guru is knocking on your door. Yes, because you don't have to find a guru. Guru will find you. वो कहते हैं ना सर कि जब शिष्य रेडी होता है तो गुरु प्रकट हो जाते हैं। तो ये गुरु प्रकट होने का साल है मिथुन के लिए, and I wish the same for all of you. तो ओवरऑल सर बहुत पॉजिटिव साल होगा जेमिनी के लिए। डेफिनेटली पॉजिटिव साल होगा, There's no doubt about it. बिल्कुल सर। इसी से हम चंद्रमा की राशि पर आते हैं। जैसा हम बात कर रहे थे कि सिर्फ सन और मून ही दो ऐसे ल्यूमिनरीज प्लैनेट्स हैं जिनके पास एक एक राशियां हैं, तो कुछ तो खास है। मैं मानती हूँ सन में तो वो रॉयल है, और मून चंद्रमा उसके अंदर वो इमोशंस हैं। तो जिनकी राशि चंद्रमा है या फिर जिनका लग्न कर्क है, उनके लिए साल क्या कुछ लेकर आएगा? कर्क राशि के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे लगता है कि उनको अपने आप में सुधार लाना चाहिए, वो कम्युनिकेशन है। देखिए, कर्क राशि में जो 12वां स्थान है कर्क राशि से, वो बुध का है। जाने अनजाने में मैंने पिछली पॉडकास्ट में भी बताया था कि कर्क राशि वालों के जो कर्म है कम्युनिकेशन को लेकर वो खराब हो जाते हैं, उनकी इंटेंशन नहीं होती है, क्योंकि अंदर से तो इमोशंस से भरे हुए होते हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आपके पास इस चीज़ को सुधारने की गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अंटिल जून 2026, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति वहाँ बैठे हैं, गोचर में है ना, मिथुन में, तो वो कर्क राशि से 12वां भाव है। तो टेक्निकली आप अगर नाम जप करते हैं और इस गुरु का मैक्सिमम फ़ायदा आप उठाते हैं, तो आपकी वाणी, आपकी कम्युनिकेशन पूरे जीवन भर के लिए सॉर्टेड हो जाती है। ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको 12 साल बाद मिलती है, क्योंकि गुरु 12 साल बाद जाकर आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे, जो आपके पूर्व जन्मों का भाव है। राइट। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति 1 जून को आपके लगन में आ जाएंगे। बहुत अच्छा समय रहेगा, नेम, फेम, अपॉर्चुनिटीज़ आपके जीवन में आएंगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि वो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत क्विक होने वाली हैं, बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिलने वाला है, और अगर वो अपॉर्चुनिटीज़ आपने ना ली तो आपको पछताना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर मैं शनि की बात करूं, शनि आपके भाग्य में और केतु, राहु जो है आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव में राहु
ये आपको बताना चाहते हैं कि आपको अपने जीवन में किसी भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या फैमिली कॉन्फ्लिक्ट में बहस नहीं करनी है। अगर आप किसी भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या फैमिली गेट टुगेदर हो रही है या कोई ऐसा कलेश है या झगड़ा है या प्रॉपर्टी की डिवीजन है या कोई भी इशू है, उसको आप थर्ड पार्टी से सॉल्व करवाएं रेदर देन कि आप खुद उसका पार्ट बने। मैंने कई जगह पर देखा जहाँ पर अगर प्रॉपर्टी की बड़ी डिवीजन होती है तो उस डिवीजन को हैंडल करने के लिए थर्ड पार्टी कंपनीज को हायर कर लिया जाता है। राइट। इसी प्रकार अगर आपका झगड़ा किसी के साथ चल रहा है या प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है तो डायरेक्टली उसको सॉल्व करने की कोशिश ना करें, क्योंकि राहु अष्टम भाव में आपको हिट करेगा। इसलिए आप कोलेक्टिव, आप थर्ड पर्सन, किसी एजेंसी, किसी रिश्तेदार, किसी दोस्त मित्र को बीच में डालकर अपने इश्यूज को रिजॉल्व करिए। सीधा झगड़ा, सीधी लड़ाई अगर आप करेंगे तो आपको प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन अपनी लाइफ में देखनी पड़ेंगी। ऑन द सेम टाइम शनि आपके भाग्य में है और कहीं ना कहीं पर आपके भाग्य को उन्होंने थोड़ा जकड़ रखा है, क्योंकि शनि आपकी कुंडली में एक मारक बाधक ग्रह भी माने गए हैं। इसलिए इस शनि के लिए आपको जो सबसे बेस्ट है पेशेंस रखना और अपने सही समय आने का इंतजार करना। सही समय जून के बाद आ जाएगा जब देवगुरु बृहस्पति लगन में आएंगे, उनकी दृष्टि शनि पे आ जाएगी। तो वो एक ऐसा समय है जो आपको भाग्य में भी रिलैक्सेशन, आपका कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल है, आपके बॉसेस के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही थी, फादरली फिगर्स के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही थी, या आपके स्पेशली जहाँ पर 2-3 बच्चे हैं, जो तीसरा बच्चा है वो नवम भाव से देखा जाता है। तो मैंने कई जगह पे देखा थर्ड चाइल्ड वाज गिविंग लॉट ऑफ इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स, या आपके जो है आपके स्पाउस का जो सिबलिंग है उसके साथ कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो इश्यूज रिजॉल्व होने लगेंगे। काफ़ी चीज़ें जो हैं सितंबर अक्टूबर के साथ बाद बेहतर जो है आपके जीवन में आनी शुरू होंगी। धन की प्राप्ति भी जो है वो आपको यहाँ पर होने वाली है। जो जेमिनाई लगन में 2025 में धन की प्राप्ति देखी है, वही कर्क लगन 2026 के मिड और आगे 27 में वो देखने वाला है। तो डेफिनेटली प्रॉपर्टी, अगर कोई फिक्स्ड एसेट आप बनाना चाहते हैं तो उसकी तैयारी आप शुरू कर लीजिए। आपके पास धन भी आएगा, अपॉर्चुनिटी भी आएगी। अगर आपका कोई लोन रुका हुआ है वो भी अप्रूव जो है हो जाएगा। एक बात का सिर्फ ध्यान रखिएगा कि जाने अनजाने में किसी को अपशब्द या किसी को बद्दुआ मत दीजिएगा, किसी को श्राप मत दीजिएगा, क्योंकि ये वापस आएगा। क्योंकि बृहस्पति द्वितीय भाव सेकंड हाउस में गोचर करेंगे और वाणी के भाव में, और यहाँ पर जो आप कहेंगे, अगर पॉजिटिव कहेंगे तो कुदरत आपकी पॉजिटिवली मदद करने वाली है। क्योंकि जब भी हम किसी को श्राप देते हैं, उस श्राप का जो नेगेटिव इफेक्ट है वो जिसने दिया होता है उस पे भी आता है। आप कोई भी शास्त्र उठा लीजिए, राइट। तो इसलिए आपको अच्छे वचन, अच्छी बातें करने का ये एक साल है। अगर मैं डिफ़िकल्टीज़ की बात करूँ तो छोटी मोटी सर्जरी, क्योंकि राहु अष्टम भाव में है, आपकी कोई पाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, स्टमक से रिलेटेड है, कोई बाईपास पेंडिंग है, तो वो चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि राहु अष्टम में जो है कहीं ना कहीं पर आपको सर्जरी, ऑपरेशन, ये सब चीज़ें देने के लिए बाध्य होते हैं। ओके, तो ओवरऑल आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलेंगी, जैसा सर ने कहा, बस उन्हें ग्रैब कीजिएगा। सर, इसी से हम रॉयल राशि पर आ जाते हैं, हमारे ज़ोडिएक साइन की लियो, सिंह वालों के लिए साल कैसा होगा? देखिए, सिंह वालों के लिए इस समय देवगुरु बृहस्पति जो है वो 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। उसके बाद बृहस्पति 12वें में आएंगे और एंड ऑफ द ईयर अक्टूबर के आसपास बृहस्पति लगन में भी उनके डेफिनेटली आने वाले हैं, या चंद्रमा के ऊपर से गोचर करेंगे। ये जो साल है, लियो ने काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस, हाइज एंड लोज देखे हैं शनि और राहु की वजह से। क्योंकि राहु उनके सप्तम भाव में जाकर लगन को देख रहे हैं और तीसरे और 7वें भाव को देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको जहाँ पर आप ठीक ठाक काम कर रहे थे वहाँ से राहु ने उठा के आपको कहीं और बिठा दिया, और यही सिलसिला जो है वो थोड़ा जारी रहने वाला है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि ये जो सिंह राशि के साथ हुआ, ये इसने बहुत एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है। क्योंकि जब अक्टूबर के बाद और फिर अगले साल 2027 में
अप्रैल मई में जाके जब परमानेंटली देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि में आ जाएंगे तो ये जो आपने वॉबली और बहुत मुश्किल पीरियड आपने देखा, ये बहुत पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डेफिनेटली 2025 से बेटर साल जाने वाला है 2026, लेकिन कहीं ना कहीं पर आपको लर्निंग, अपनी वाणी, अपनी कम्युनिकेशन, अपनी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, अपने टेम्परामेंट पे ख्याल रखना होगा। बृहस्पति जून में आपके 12वें भाव में या आपसे चंद्रमा से 12वें में गोचर करेंगे। ऐसे सर्कमस्टांसेस में आपको अपने परिवार, अपनी फैमिली को किसी तीर्थ यात्रा पे लेके जाना चाहिए। उससे आपको काफी पॉजिटिव रिजल्ट जो है मिलेंगे। कितनी सिंपल और इफेक्टिव रेमेडी है। राहु छठे भाव में जो है जब गोचर करेंगे 2027 के बिगनिंग में या 26 के एंड में ही अगर देखें तो लास्ट के महीने में वो आ जाएंगे छठे भाव में। ऐसे सर्कमस्टांसेस में दो चीज़ों का ध्यान रखिए। एक, कोई भी पार्टनरशिप आपने पूरे 2026 के साल में करनी है, बहुत सोच समझ कर करनी है। ये भी हो सकता है कि आपके जो स्पाउस हैं वो अनवांटेड ड्रामा करें आपके सामने क्योंकि राहु सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आप देखें कि ड्रामेटिक सिचुएशंस आपके बीच में पैदा होंगी, उस पर ध्यान नहीं देना है। एक चीज़ मैं हमेशा राहु सप्तम भाव में गोचर जब भी कर रहा हूँ, मैं ये कहता हूँ कि आप कोई भी डिसीजन लें वो अपने दिमाग से लें। कभी कभी अगर आप अपने स्पाउस पे ब्लाइंडली बिलीव करके उनका अगर आप डिसीजन लेके आगे बढ़ेंगे तो आपको नुकसान होगा। विद राहु इन द 7th हाउस, अगर परमानेंटली बैठे हो या गोचर में हो, तो इसलिए आप कोई भी डिसीजन लें अपनी बुद्धि से जो है आप डिसीजन लें। सप्तम भाव जो है वो मार्केट प्लेस का भी भाव है, तो सिंह लगन वाले कोई भी इन्वेस्टमेंट्स जो कर रहे हैं उसको बहुत केयरफुली, बहुत ध्यान से इन्वेस्ट करें। सिंह लगन या सिंह राशि वाले लोगों को 2026 में दिखावा नहीं करना है, जो कि बहुत इजीली करते हैं, या बहुत इजीली वो लोग करते हैं क्योंकि अगर आप दिखावा करेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको अपनी लाइफ के अंदर कई तरह की प्रॉब्लम्स देखनी पड़ेगी। बट ये तो उनका कोर नेचर है ना, जस्ट टू फ्लॉन्ट, टू शो ऑफ। देखिए, कोर नेचर नहीं है। जब सूर्य जब राइज करता है, जब उगता है तो पूरे दुनिया को नजर आता है। तो टेक्निकली जब वो ग्रो करते हैं तो उनके सर्कमस्टांसेस ही ऐसे होते हैं कि पूरी दुनिया जानती है उन्हें। ये एक चीज है, दे आर एक्चुअली नोटिस्ड, राइट। तो इसलिए हम उसको कभी कभी दिखावा भी कह सकते हैं। पर जब राहु सप्तम भाव में आए, मार्केट प्लेस में आए आपकी, तो आप डेफिनेटली दिखावा करने वाले हैं। तो आपको दिखावा नहीं करना है। यू हैव टू स्टॉप दिस नेचर, यू हैव टू स्टॉप दिस हैबिट, अदरवाइज आपको डिफिकल्ट सिचुएशंस लाइफ में, क्योंकि राहु उसको बैठ के और इंटेंसिफाई कर देगा। और शनि अष्टम में है तो आप अपने इन-लॉज, अपनी जो सीक्रेट चीज़ें हैं उनको सीक्रेटिव रखिए। इमोशंस में आप अपनी सीक्रेट्स को दुनिया को मत बताइए, क्योंकि शनि एक ऐसे भाव में है जहाँ पर आप अपनी इमोशंस में बहकर बहुत सारे सीक्रेट्स जो है वो आप लोगों को बता सकते हैं। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सीक्रेट्स। शनि अष्टम भाव में आपके इन लॉज के साथ आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर सकते हैं इफ़ यू आर मैरिड। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अकल्ट साइंसेस के लिए बहुत अच्छा साल है। अगर आप अकल्ट पढ़ना चाहते हैं, ज्योतिष पढ़ना चाहते हैं, इट्स अ सुपर्ब ईयर फॉर यू, राइट। लेकिन सीक्रेटिव रहिए। जहाँ पर आपने दिखावा किया, जहाँ पर आपने अपने रिश्तों के बारे में या अपने प्लान्स के बारे में लोगों को बताया, आपको हिट बैक आएगा। यू विल टेक अ हिट। सर, एक सवाल मैं यहाँ से पूछना चाहूँगी। आपने कहा कि शनि आपको मोटिवेट करेंगे इमोशंस में बहने के लिए, बट सैटर्न तो कहीं ना कहीं थोड़ा कोल्ड होता है ना, सैटर्न इज नॉट दैट एक्सप्रेसिव, तो वो 8th हाउस में बैठ के कैसे इमोशनल? देखिए, 8th हाउस जो है ना, ये गड्ढा है, इट्स अ पिट। सो व्हेन यू फॉल डाउन ना, तो आप बहुत इमोशनली फील करते हैं उस समय। देखिए, जब आप सैटर्न एक लेबर है, राइट, मेहनती लोग हैं, सारा दिन आप किसी लेबर से बात करोगे ना, वो बिल्कुल भी आपसे जो है इमोशनल बात नहीं करेगा, पैसे की बात करेगा, हार्डवर्क की बात करेगा, आपने इतने घंटे काम किया, ये किया। लेकिन जब इन सब चीज़ों से हट के आप किसी अचानक एक किसी अलग सी मुश्किल में अगर वो फंस जाएगा, तो वो आपसे इमोशनली आपसे बात करके आपसे चार चीज़ें लेना चाहेगा।
मैंने अपने पूरे ज्योतिष करियर में जब भी शनि को अष्टम भाव में गोचर करते हुए देखा तो मैंने लोगों को देखा, लोगों ने इमोशनली, और स्पेशली अगर वो जल तत्व की राशि में हो, जैसे मीन एक जल तत्व की राशि है, तो होता क्या है कि जो आपने, और स्पेशली मैं उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र की मैं आपसे बात करना चाहूँगा इस पे, अगर मैं डीपली जाऊँ तो पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र फुल ऑफ नॉलेज है, बहुत ज्ञान है उनके पास। यहाँ पर शनि आपको अपना ज्ञान लोगों को फ्री में देने के लिए जो है वो आपको इंस्टिगेट कर सकते हैं, अगर शनि आपकी कुंडली में एक बेनिफिक ग्रह नहीं है। ये गलती है आपकी, ये गलती है, क्योंकि शनि ने आपको रिस्ट्रिक्ट करना आगे बढ़ने से। तो वो कहेगा कि नवनीत आप अपना पूरा ज्ञान लोगों को बढ़ा दो। अब वो बता दिया आपने, उस ज्ञान को बढ़ा दिया, सब कुछ चला गया, लेकिन आपकी जो एक हिडन प्लान था उस ज्ञान को लेकर कुछ बड़ा अचीव करने का, वो आपके हाथ से स्लिप कर जाएगा। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल विद द सीक्रेट्स ऑफ योर लाइफ। यहाँ पर इस तरीके से आपको शनि रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। तो सर हमने बहुत अच्छे से सूर्य को समझा कि लियो के लिए साल क्या कुछ लेकर आएगा। अब मैं वर्गो, कन्या पर जाना चाहूंगी, इस पॉडकास्ट की आखिरी राशि। नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम आगे की 6 राशियों को कवर करेंगे, तो कन्या के लिए क्या कुछ होने वाला है? कन्या के लिए साल बहुत अच्छा जाने वाला है। ओके। क्योंकि जो मेजर ग्रह हैं शनि, राहु, केतु और बृहस्पति, इन तीनों की प्लेसमेंट अच्छी है। कन्या राशि वालों के लिए इस समय देवगुरु बृहस्पति दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। इसी प्रकार अगर मैं शनि और राहु की पोजीशन देखूं तो शनि सप्तम में और राहु जो है वो छठे भाव में इस समय गोचर कर रहे हैं जी। अब शनि का 7th हाउस में दिग्बल है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है, बहुत अच्छे माने जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज पैदा करेंगे आपकी लाइफ में। छठे भाव में जब भी राहु होगा ना, ऐसा इंसान कभी दुश्मन नहीं बनाता। बट सर नेचुरली उसके होते बहुत हैं दुश्मन। एग्जैक्टली हाँ, लेकिन वो कभी दुश्मन बनाता नहीं, खुद नहीं बनाएगा, खुद नहीं बनाएगा। राहु छठे भाव में शतभिषा में ये कहते हैं कि आपको अपने दुश्मनों के साथ भी दोस्ती कर लेनी चाहिए, टीम वर्क क्योंकि आपका एक मोटिव जो है वो कॉमन है, केतु, राइट। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपका किसी के साथ मन मुटाव है, कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, ये वो ऐसा साल है जिसमें आपको अपने रिश्तों को रिवाइव करना चाहिए। ये राहु का मैसेज है। राहु छठे भाव में आप जितने दुश्मन बनाते जाओगे, आप उतनी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में अपनी लाइफ में आते जाओगे। यू डोंट हैव टू मेक एनिमीज आपको, क्योंकि राहु को जब लड़ने की बारी आएगी ना, राहु लड़ेगा नहीं, केतु लड़ता है, मंगल लड़ता है, राहु लड़ता नहीं है। राहु विल रन अवे, राहु कभी नहीं लड़ेगा। राहु धोखे के साथ चीट करके आपको कोई गेम प्लानिंग करके कर सकता है, लेकिन राहु सीधा नहीं लड़ेगा। राहु नेवर फाइट स्ट्रेट अवे। तो अगर राहु छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, आप सीधी लड़ाई लड़ोगे तो राहु आपको सपोर्ट ही नहीं करेगा, और छठे भाव में राहु के सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, इसलिए आप लड़े नहीं। दूसरी बात, शनि सप्तम भाव में दिग्बल है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है। सप्तम भाव एक अच्छी पोजीशन मानी जाती है। इसके साथ साथ बृहस्पति दशम भाव में है और उसके बाद वो 11वें में आपकी कुंडली में गोचर करेंगे। ऐसे सर्कमस्टांसेस में जब शनि 11वें में, बृहस्पति 11वें में गोचर करें, जो कि 1 जून के बाद आपके 11वें भाव में आ जाएंगे, वहाँ पर आपकी उनकी दृष्टि जो है आपके शनि के ऊपर आएगी सप्तम भाव पे। पार्टनरशिप, एसोसिएशन, मैरिज और आपकी डेली इनकम, ये सारी चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी यहाँ पर। ऑन द सेम टाइम अगर हम एंड ऑफ द ईयर में जाएं तो बृहस्पति 12वें भाव में जाएंगे, तो आपको स्पिरिचुअल यात्राओं के लिए भी भ्रमण करवाएंगे, और जिनका वीज़ा प्रोसेस ये सब रुका हुआ है वहाँ पर उनको रिजल्ट दे देंगे। अगर मैं नेगेटिव एस्पेक्ट को टच करूं, आपकी सेहत में आपके स्टमक, IBS, गैस्ट्रिक इश्यूज को आपको ध्यान देना है। राहु छठे भाव में हो तो ऐसे जातक को उठते ही 25-30 मिनट योगा करना चाहिए, स्पेशली ब्रीद इन ब्रीद आउट एक्टिविटीज़। इससे आपके राहु जो है वो बैलेंस्ड रहते हैं। शनि महाराज दिग्बल के साथ प्रोग्रेस देने के लिए आतुर हैं। देवगुरु बृहस्पति आपको एक्सपेंशन देने के लिए आतुर हैं। केवल ज़रूरत है तो पराक्रम की। ये साल जितना पराक्रम, वो कहते हैं ना कि जितना मीठा डालोगे उतना मीठा हो जाएगा, ये वो साल है आपके लिए।
अगर आपने इस साल की अपॉर्चुनिटी को वेस्ट किया, मेहनत नहीं की, तो आप पछताने वाले हैं कि आपके पास कई अपॉर्चुनिटीज़ थी, कई ऐसे सर्कमस्टांसेस आए जहाँ पे आप रिश्तों को रिवाइव कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। तो पराक्रम, करेज इनकी इस साल का 2026 का वो थीम है, और ओवरऑल अगर मैं कंक्लूड करूँ, बहुत अच्छा साल होगा इनके लिए। बिल्कुल। तो सर, हमने इस वाले पॉडकास्ट में मेष से लेकर कन्या को डिस्कस किया, और नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम आगे की राशि को डिस्कस करेंगे। तो बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल डिस्कशन, एंड आई एम श्योर कि ऑडियंस ने बहुत रिलेट किया। आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी राशि, आपका लग्न कौन सा है, और आपने कितना रिलेट किया, और आपको जो गाइडेंस मिली उसे ज़रूर फॉलो कीजिए। और जो सर ने एक बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव रेमेडीज तो नहीं, गाइडेंस ही मैं बोलूँगी, जो आपको बताई है उसे ज़रूर फॉलो कीजिए, और अपनी 2026 को पावरफुल बनाइए, खुद को अलाइन कीजिए 2026 की एनर्जी के साथ। तो इस पॉडकास्ट में हमने राशियों के साथ साथ कुछ ग्लोबल प्रेडिक्शंस भी किए, इंडिया के लिए भी प्रेडिक्शंस किए, और आई होप, जैसा सर ने कहा कि सूर्य, मंगल और जुपिटर की एनर्जी हमें बहुत कुछ देने वाली है, एंड आई विश द सेम कि हमें बहुत कुछ मिले इस साल में। तो हम मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट एपिसोड के साथ। मैं हूँ आपकी होस्ट रंगोली शर्मा। नमस्ते।